1813 एक ऐसा साल था जहां ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा वेपन उसका ट्रेड मोनोपोली टूटने वाला था। सोचो 200 साल तक जो कंपनी इंडिया को सिर्फ एक प्रॉफिट मशीन की तरह यूज कर रहा था, उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट खुद चैलेंज करने लगता है। सवाल है, क्या 1813 ने कंपनी का एंड शुरू कर दिया या फिर ये सिर्फ एक और पॉलिटिकल एडजस्टमेंट था? आज की वीडियो में हम समझेंगे 1793 के बाद ऐसा क्या हुआ कि 1813 में बड़ा चेंज लाना पड़ा, कैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने इंडिया की इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया और कैसे ये एक्ट ब्रिटिश रूल को और ज्यादा डीप बना गया। ध्यान से देखिए, क्योंकि यही से कॉलोनियल इंडिया का इकोनॉमिक डायरेक्शन चेंज होता है। अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा मैं अपना वीडियो छोटा रखता हूं, क्योंकि आई बिलीव फोकस ऑन कंटेंट नॉट ऑन अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। सिंपली बोलूं तो सीधी बात, नो बकवास। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1793 के चार्टर एक्ट ने कंपनी का मोनोपोली 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया था। ना इंडियन रिप्रेजेंटेशन, ना फ्री ट्रेड, ना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। कंपनी ट्रेडर भी था और रूलर भी, और जब पावर एंड प्रॉफिट एक ही हाथ में हो तो एक्सप्लॉयटेशन ऑलमोस्ट सर्टेन होता है। लेकिन 20 साल में दुनिया बदल चुका था। अब बात करते हैं व्हाई चार्टर एक्ट 1813 बिकेम नेसेसरी। तो पहला रीजन था चार्टर रिन्यूअल। कंपनी का चार्टर फिर से एक्सपायर हो रहा था। पार्लियामेंट को डिसाइड करना था मोनोपोली कंटिन्यू करे या सिर्फ सिस्टम बदले। ये सिर्फ लीगल रिन्यूअल नहीं था, ये इकोनॉमिक फ्यूचर का डिसीजन था। दूसरा रीजन था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ब्रिटेन में फैक्ट्रीज चल रहा था, मास प्रोडक्शन हो रहा था। ऊपर से नेपोलियन ने यूरोप के अदर कंट्रीज के साथ ब्रिटेन का ट्रेड ब्लॉक कर दिया था। उन्हें नए मार्केट्स चाहिए थे और इंडिया एक ह्यूज कंज्यूमर बेस था। प्राइवेट ब्रिटिश मर्चेंट्स चिल्लाने लगे, व्हाई शुड कंपनी अलोन एंजॉय मोनोपोली। तीसरा रीजन था फ्री ट्रेड आइडियोलॉजी। एडम स्मिथ के आइडियाज पॉपुलर हो चुके थे। फ्री मार्केट और कंपटीशन को प्रोग्रेस का इंजन माना जा रहा था। कंपनी का मोनोपोली अब आउटडेटेड लगने लगा था। एंड लास्ट रीजन था मिशनरी प्रेशर। ब्रिटेन में इवेंजेलिकल ग्रुप्स डिमांड कर रहे थे कि इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज को एंट्री मिले। उनका कहना था सिर्फ ट्रेड नहीं, सिविलाइजिंग मिशन भी होना चाहिए। यानी इकोनॉमिक प्लस रिलीजियस प्रेशर दोनों बिल हो रहा था। ये सभी रीजंस बने चार्टर एक्ट 1813 का एक ड्रास्टिक चेंजेस के साथ इंप्लीमेंटेशन का। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, चार्टर एक्ट 1813 के प्रोविजंस की। तो पहला प्रोविजन था एंड ऑफ ट्रेड मोनोपोली। कंपनी का इंडिया के साथ ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दिया गया। अब कोई भी ब्रिटिश मर्चेंट्स इंडिया में ट्रेड कर सकता था लाइसेंस के थ्रू। लेकिन ध्यान रहे, चाइना ट्रेड एंड टी ट्रेड पर कंपनी का मोनोपोली अभी भी कंटिन्यू रहा। यानी मोनोपोली कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ, लेकिन सिस्टम क्रैक हो चुका था। दूसरा प्रोविजन था कंपनीज पॉलिटिकल रोल। ट्रेड मोनोपोली कमजोर हुआ, लेकिन कंपनी का पॉलिटिकल कंट्रोल इंडिया पर बना रहा। इस एक्ट ने क्राउन की सॉवरेनिटी को क्लियरली असर्ट किया, मतलब अल्टीमेट अथॉरिटी ब्रिटिश क्राउन की है। थर्ड प्रोविजन था चार्टर रिन्यूअल। कंपनी को फिर 20 साल के लिए गवर्नेंस का लाइसेंस मिल गया, यानी कमर्शियल पावर रिड्यूस हुआ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रूल कंटिन्यू रहा। फोर्थ प्रोविजन था परमिशन टू मिशनरीज। क्रिश्चियन मिशनरीज को ऑफिशियली इंडिया आने का परमिशन मिल गया। इसका इम्पैक्ट सिर्फ रिलीजन तक लिमिटेड नहीं रहा। एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म के नाम पर कल्चरल इन्फ्लुएंस स्टार्ट हुआ। ये कॉलोनिज्म का कल्चरल फेज था। फिफ्थ प्रोविजन था एजुकेशन फंड। फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए एनुअली एलोकेट किया। अमाउंट छोटा लग सकता है, लेकिन ये सिंबॉलिक था। स्टेट ऑफिशियली एजुकेशन में एंटर हो रहा था। आगे चलकर इसी से ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट डिबेट स्टार्ट होता है। सिक्स प्रोविजन था ट्रेड रेगुलेशन। फ्री ट्रेड अलाउ हुआ, लेकिन लाइसेंसिंग सिस्टम के थ्रू कंट्रोल मेंटेन रहा। यानी इकोनॉमिक फ्रीडम कंट्रोल था, कंप्लीट ओपन मार्केट नहीं था। एंड सेवन प्रोविजन था फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। कमर्शियल एंड टेरिटोरियल अकाउंट्स को सेपरेट करने की बात हुई। इससे कंपनी के गवर्नेंस और बिजनेस रोल्स को डिस्टिंग्विश करने का अटेम्प्ट किया गया। ये फ्यूचर में 1813 के एक्ट के लिए बेस बना। अब बात करते हैं इस एक्ट का रियल इम्पैक्ट क्या था। तो पहला था बिगिनिंग ऑफ फ्री ट्रेड एरा। इंडिया अब ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का मार्केट बनने लगा। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन आर्टिसंस एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पर पड़ा। दूसरा था कंपनी का कमर्शियल कैरेक्टर वीक हुआ। अब कंपनी ग्रेजुअली ट्रेडर से एडमिनिस्ट्रेटर बनने लगा। ये शिफ्ट कॉलोनियल स्टेट फॉर्मेशन का क्रूशियल स्टेप था। तीसरा था एजुकेशन पॉलिसी की शुरुआत। स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। आगे चलकर इसी से इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी डेवलप होता है। फोर्थ था कल्चरल पेनिट्रेशन। क्रिश्चियन मिशनरी एंट्री ने इंडियन सोसाइटी पर आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस क्रिएट किया। कॉलोनियल रूल अब सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, कल्चरल भी हो गया। फिफ्थ था क्राउन सॉवरेनिटी। उसके बारे में हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया है।
अब बात करते हैं इस एक्ट के ड्रॉबैक्स क्या थे। तो पहला था चाइना ट्रेड मोनोपोली कंटिन्यू। कंपनी का मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड अभी भी उसके कंट्रोल में था। कंप्लीट इकोनॉमिक फ्रीडम अभी भी नहीं मिला था। दूसरा था नो इंडियन रिप्रेजेंटेशन। इंडियंस को गवर्नेंस में कोई रोल नहीं मिला। फ्री ट्रेड ब्रिटिश के लिए था, पॉलिसी पावर उनके हाथ में ही रहा। तीसरा था एजुकेशन फंड लिमिटेड एंड पोरली इंप्लीमेंटेड। 1 लाख रुपीज सिंबॉलिक था, ग्राउंड इंपैक्ट इनिशियली वीक रहा, पॉलिसी क्लियर नहीं था, ओरिएंटल एजुकेशन या वेस्टर्न। और फोर्थ रीजन था इकोनॉमिक एक्सपेडिशन इंटेंसिफाइड। ब्रिटिश गुड्स इंडिया में आने लगे, इंडियन इंडस्ट्रीज को सीवियर कंपटीशन फेस करना पड़ा। 1813 का एक्ट एक साइलेंट रिवॉल्यूशन था। इसने कंपनी के मोनोपोली को ब्रेक किया, ब्रिटिश इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म को इंडिया में एंट्री दी और कॉलोनियल गवर्नेंस को इकोनॉमिक प्लस कल्चरल फॉर्म में डीपेन किया। ये एंड नहीं था, ये ट्रांसफॉर्मेशन था। अब जब कंपनी का कमर्शियल रोल वीक हो रहा था तो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप क्या था? क्या कंपनी को कंप्लीटली ट्रेडर से एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाएगा? 1833 में पार्लियामेंट एक और हिस्टोरिक डिसीजन लेता है, चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे कंपनी का कमर्शियल कैरेक्टर ऑफिशियली खत्म होता है और कैसे सेंट्रलाइज्ड लेजिस्लेटिव इंडिया का बर्थ होता है। यही से मॉडर्न कॉलोनियल स्टेट अपने फाइनल शेप में आना शुरू करता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। जय हिंद।